दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मूवी शुरू में तो थोड़ा बोर सा करती है, लेकिन जैसे ही कहानी अपना पेस पकड़ती है वैसे ही इसमें ट्विस्ट और टर्न्स आने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कोई स्पॉइलर देना नहीं चाहता, इसलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत 1999 से होती है, जहां दो डांस करने वाली लड़कियां रानी और लच्छी स्टेज पर परफॉर्म करती दिखती हैं। फिर डांस प्रोग्राम खत्म होते ही वहां का एक बड़ा नेता दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, मानो उन्हें किसी खास जगह पर छोड़ने जा रहा हो। लेकिन रास्ते में ही वो रानी के ऊपर हाथ डालने लगता है, तो रानी तुरंत उसकी नीयत समझ जाती है, लेकिन वो मजबूरी में चुप रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो नेता लच्छी को उसके घर छोड़ देता है और फिर बहाने से रानी को अपने गेस्ट हाउस की तरफ ले जाता है। उधर लच्छी जब घर पहुंचकर अपने कपड़े बदल रही होती है, तभी एक अनजान आदमी चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाता है, जबकि लच्छी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। अब अगले दिन सुबह जब रानी लच्छी से मिलने उसके घर पहुंचती है, तो वो देखती है कि लच्छी जिंदा नहीं रही। साथ ही रानी नोटिस करती है कि लच्छी के सिर में कुछ फूल लगे हैं और उसके पास घुंघरू भी पड़े हैं, जैसे किसी ने उसे सजाकर छोड़ दिया हो। ये सब देखकर रानी घबराकर तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि रानी और लच्छी डांस करने वाली लड़कियां हैं, इसलिए पुलिस वाले उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि उल्टा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो तो इतना तक कह देते हैं कि प्रेसिडेंट से तुम्हें कुछ पैसे दिलवा दूंगा, जाओ यहाँ से। खैर, अब रानी को समझ में नहीं आता कि अब वो किसके पास जाए, कौन उसकी समस्या सुनेगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां हमें संध्या नाम की एक क्राइम रिपोर्टर दिखाई जाती है। संध्या बड़े न्यूज चैनल में काम करती है और रोज की तरह तैयार होकर स्टूडियो पहुंचती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बॉबी उससे मिलने आती है। अब बॉबी संध्या से कहती है कि दीदी, ये न्यूज पढ़ना लिखना छोड़ दो, किस लिए इतना स्ट्रेस लेती हो? हम दोनों मिलकर अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं, हम ही बॉस होंगे और हमारी ही कहानी दुनिया सुनेगी। बॉबी कहती है कि वो मटेरियल गैदर करेगी और संध्या बस दिल से स्टोरी बोलेगी। लेकिन उस वक्त संध्या इस आइडिया को लेकर उतनी इंटरेस्टेड नहीं होती। अब आगे संध्या कैमरे के सामने बैठकर न्यूज रीडिंग शुरू करती है, लेकिन जब वो टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि कल जो न्यूज उसने खुद तैयार की थी, आज उसकी पूरी कहानी बदल दी गई है। यानी चैनल के बॉस ने उसी न्यूज में मिर्च मसाला डालकर कई बातें तोड़ मरोड़ कर लिख दी हैं, ताकि टीआरपी बढ़ सके। अब संध्या को ये न्यूज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो फौरन अपने बॉस रवि के कैबिन में जाकर उससे सवाल करती है कि सर, ये मेरी स्क्रिप्ट नहीं है, आपने इसमें ये सब क्यों जोड़ा? तो रवि बेहिचक होकर कहता है, अरे संध्या, हमको टीआरपी चाहिए, इसलिए मुझे जो लगा वो मैंने चेंज कर दिया। अब इस बात पर दोनों के बीच में लंबी बहस छिड़ जाती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो आखिरकार वो गुस्से और आत्मसम्मान के चलते अपनी नौकरी से रिजाइन दे देती है। फिर रात में संध्या, बॉबी और संध्या का मंगेतर अमर एक कैफे में मिलते हैं। यहाँ अमर उससे पूछता है, अरे संध्या, तुम्हें जॉब पसंद नहीं आई तो तुमने छोड़ दी, लेकिन अब नेक्स्ट क्या करने वाली हो, ये तो सोचो। तब संध्या बताती है कि अब वो पॉडकास्ट शुरू करना चाहती है, यानी बॉबी के आइडिया को मान लेती है। तो ये सुनकर बॉबी बहुत ही खुश हो जाती है और उसे सपोर्ट करने का वादा करती है। फिर कुछ देर के बाद जब बॉबी वहाँ से जाने लगती है तो संध्या उसे आवाज देती है कि अरे बॉबी, कल मेरे इयररिंग्स लौटा देना, वो तुम्हारे पास ही रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ संध्या अपने घर वालों को पहले ही बता चुकी होती है कि वो अमर से शादी करना चाहती है, इसलिए अगले दिन संध्या की फैमिली लड़का और उसके घर वालों को देखने के लिए अमर के घर पहुंचती है। अब दोनों परिवार बैठकर बातें करते हैं और सब कुछ होने के बाद आखिर में एक पंडित को बुलाकर शादी की तारीख भी फिक्स कर ली जाती है। इसके बाद जब संध्या के घर वाले वापस लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में अचानक एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आकर उसे रुकवाती है। फिर वो घबराई हुई आवाज में कहती है, मैडम, उस फ्लैट में बहुत सारा खून लगा है, प्लीज आप चलिए, देखिए क्या हुआ है। अब चूंकि संध्या पहले से ही क्राइम रिपोर्टर रह चुकी है, इसलिए वो बिना देर किए उस औरत के साथ फ्लैट की तरफ चली जाती है। फिर जब वो वहां जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो फ्लैट किसी और का नहीं, बॉबी का होता है। इस फ्लैट के अंदर हर तरफ खून के निशान दिखते हैं और अंदाजा लगाया जाता है कि शायद पिछली रात बॉबी और उसका बॉयफ्रेंड रोमांटिक मूड में होंगे और तभी किसी हत्यारे ने वहां पहुंचकर दोनों पर हमला कर दिया होगा। थोड़ी देर के बाद राजीव नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है और जांच शुरू करता है। वो हर कोने को ध्यान से चेक करता है, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इसी दौरान चूंकि संध्या और अमर दोनों वहां मौजूद होते हैं, तो राजीव उनसे भी पूछताछ करता है। अब संध्या उसे बताती है कि बॉबी उसकी बहुत ही करीबी फ्रेंड थी और वो दोनों मिलकर पॉडकास्ट शुरू करने वाले थे।
फिर राजीव और उसकी टीम बॉबी के ऑफिस में जाकर उसके कलीग्स से पूछताछ करते हैं और इसके बाद वो उसके दोस्तों और परिवार वालों से भी बात करते हैं। लेकिन हर कोई यही कहता है कि बॉबी का कोई दुश्मन नहीं था और वो सबके साथ नॉर्मल तरीके से रहती थी। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा होता है कि हत्यारे ने पहले बॉबी के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। यानी ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक क्रूर क्राइम बन जाता है। हालांकि राजीव बेहद प्रोफेशनलिज्म के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन फिर भी कोई मजबूत सबूत उसके हाथ नहीं आता। उधर संध्या बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रहती है क्योंकि उसे अपनी सहेली के लिए न्याय चाहिए था। इसी बीच एक दिन राजीव संध्या से कहता है, देखिए केस सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप ऐसे बार बार स्टेशन मत आइए। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं खुद आपको बता दूंगा। अब इसी दौरान संध्या का पुराना बॉस भी उसे वापस चैनल में बुलाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो फिर से न्यूज पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन संध्या अब तय कर चुकी थी कि वो झूठी मसालेदार न्यूज नहीं पढ़ेगी, क्योंकि लोगों के लिए न्यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट बन गई है, जबकि उसके लिए सच मायने रखता है। उधर कुछ चैनल्स तो बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड पर ही उंगलियां उठाने लगते हैं और उसके कैरेक्टर पर सवाल करते हैं, जिसे देखकर संध्या को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो सच जानती थी और चाहती थी कि लोगों के सामने भी वही सच्चाई पहुंचे। अब इसी वजह से वो अपने बॉस का ऑफर भी ठुकरा देती है और फैसला करती है कि खुद अपना प्लेटफॉर्म बनाएगी। फिर घर वापस आकर संध्या अपना पॉडकास्ट शुरू करने की तैयारी करती है, जहां पहले ही एपिसोड में वो बॉबी के केस को उठाती है और डिटेल में बात करती है कि क्या हुआ, किस तरह सिस्टम विक्टिम को ही दोषी ठहराने लगता है। इसी बीच वो चोरी छुपे बॉबी के फ्लैट में दोबारा जाती है और क्राइम सीन को ध्यान से देखती है। इसके बाद वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन के जरिए पूरी घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है कि बॉबी और उसका बॉयफ्रेंड किस माहौल में थे, हत्यारा कहां से अंदर आया होगा, उसने पहले क्या किया होगा और कैसे हमला किया होगा। अब इसी दौरान संध्या एक बेहद अहम बात नोटिस करती है कि बॉबी के गले में जो चेन हमेशा रहती थी वो अब कहीं नजर नहीं आ रही। उसे तुरंत याद आता है कि बॉबी उस चेन को कभी नहीं उतारती थी, चाहे ऑफिस हो या घर। इसके बाद संध्या राजीव के पास जाकर कहती है कि बॉबी के गले में एक चेन होती थी जो अब मिसिंग है, यानी हत्यारा उसे लेकर गया है। राजीव इस नए पॉइंट को गंभीरता से लेता है, तो ये चीज इस केस में एक नया क्लू बन जाता है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि कातिल ने ये चेन क्यों ली, सिर्फ लूट के लिए या किसी खास वजह से। अब राजीव भी उसे इस केस की कुछ डिटेल्स बताने लगता है। वो कहता है कि क्राइम सीन के पास उन्हें एक फुटप्रिंट मिला था जो कंपाउंड वॉल के पास साफ साफ नजर आया। तभी संध्या उसी दिन का इंसिडेंट याद करने लगती है जब वो अमर के साथ उस अपार्टमेंट में गई थी और वहीं का वॉचमैन अपने जूते से मिट्टी साफ कर रहा था। अब संध्या राजीव को ये बात बताती है तो राजीव तुरंत उस वॉचमैन के घर जाकर जांच शुरू करता है, लेकिन वहाँ वॉचमैन की बीवी बताती है कि उसका पति 2 दिन से घर वापस नहीं आया। तो ये सुनकर पुलिस वाले समझने लगते हैं कि शायद वॉचमैन की नजर पहले से ही बॉबी पर थी, इसलिए उसने पहले उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला। फिर राजीव और उसकी टीम उस वॉचमैन की तलाश में निकल पड़ते हैं और कुछ देर के बाद उन्हें वो कहीं दिखाई भी दे जाता है। फिर वो चुपचाप उसका पीछा करते हैं, लेकिन वॉचमैन पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, पर आखिरकार राजीव और उसकी टीम उसे पकड़ ही लेते हैं। जिसके बाद वो रोते हुए कहता है कि सर, मैंने किसी को नहीं मारा, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। उधर इस सारी डेवलपमेंट के बाद संध्या अपने पॉडकास्ट में केस की नई डिटेल्स शेयर करने लगती है। न्यूज चैनल्स भी बॉबी के मर्डर की स्टोरी दिखाते हुए ये बताने लगते हैं कि पुलिस की मदद एक लड़की संध्या ने की, जिसकी वजह से हत्यारे तक पहुंचना मुमकिन हुआ। ऐसे ही न्यूज कवरेज के कारण संध्या के पॉडकास्ट चिटकलों को धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिलने लगती है और काफी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। फिर एक दिन संध्या जब बाहर ऐसे ही टहल रही होती है, तब वॉचमैन की बीवी अपनी 2 बेटियों के साथ उसके पास आकर उसे घेर लेती है। वो गुस्से में संध्या को डांटते हुए कहती है, मैं अपने पति को जानती हूँ, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। तुम्हारे पॉडकास्ट और न्यूज की वजह से स्कूल वालों ने मेरी बेटियों को निकाल दिया, कह रहे हैं कि तुम एक रेपिस्ट की बेटी हो और मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया। तुम लोगों ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन किए बिना सारा इल्जाम मेरे पति पर डाल दिया। इस तरह वो संध्या पर खूब इल्जाम लगाती है, जिससे संध्या अंदर से हिल जाती है। अब असल में सच्चाई ये होती है कि वॉचमैन ने किसी की सोने की चेन चुरा ली थी और उसी चोरी के डर से वो छुपा हुआ था, इसलिए 2 दिन से घर नहीं आया। खैर, अब उसी रात असली कातिल खुद संध्या को कॉल करता है और कहता है, बॉबी के मर्डर को तुमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। एक और अंधेरी रात में एक और हत्या होने वाली है। ये सुनकर संध्या घबरा जाती है और तुरंत राजीव के पास जाकर पूरी बात बताती है कि उसे एक अजीब कॉल आया था। अब संध्या पहले ही उस कॉल को रिकॉर्ड कर चुकी होती है, तो राजीव उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां उन्हें सिर्फ एक बूढ़ी औरत मिलती है।
यानी असल में हत्यारे ने इसी बूढ़ी महिला का फोन छीनकर संध्या को कॉल किया था ताकि खुद किसी तरह से ट्रेस ना हो सके। फिर अगली सुबह संध्या अमर के साथ कहीं बाहर निकलती है, जहां रास्ते में अमर उससे पूछता है कि हम आखिर कहां जा रहे हैं। तब संध्या उसे बताती है कि सुबह सुबह उसे एक और कॉल आया था। इस बार वाणी नाम की एक औरत ने कॉल करके कहा कि उसने संध्या का पॉडकास्ट सुना है और बॉबी के साथ जो हुआ लगभग वैसा ही सालों पहले उसके साथ भी हुआ था। इसलिए यही सुनकर संध्या तय करती है कि वो वाणी से खुद मिलकर उसकी कहानी सुनेगी। इसलिए दोनों उसके गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब कुछ समय के बाद संध्या और अमर वाणी के घर पहुंचते हैं। वहीं वाणी अपने साथ घटी घटना को संध्या को बताने लगती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। असल में कई साल पहले वाणी अपने घर में पूजा पाठ करती रहती थी और उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी था। फिर एक रात उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो घर में सिर्फ वाणी और उसका बच्चा थे। और तभी एक अनजान आदमी चेहरे पर मास्क पहनकर वाणी के घर में घुस आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं वो आदमी वाणी के सिर में भी फूल और घुंघरू सजा देता है और जब वो उसे मारने ही वाला होता है तभी वाणी का छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अब बच्चे की चीख सुनकर हत्यारा घबरा जाता है और वहां से भाग निकलता है, लेकिन वाणी की जान किसी तरह से बच जाती है। लेकिन बाद में जब वाणी के पति को यह सब पता चलता है तो वो उसकी पीड़ा समझने की बजाय उल्टा उसे ही छोड़ देता है, मानो गलती उसी की हो। अब प्रेजेंट में वाणी उससे कहती है कि जब मेरा अपना पति ही मुझे नहीं समझ पाया तो पुलिस क्या समझती, इसलिए मैंने उस समय कंप्लेंट भी नहीं की। इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर दूसरी जगह पर जाकर चुपचाप जिंदगी गुजारने लगती है। खैर, अब उस रात संध्या और अमर पास के एक होटल में रुकते हैं, जहां होटल में रहते हुए संध्या राजीव को कॉल करके बताती है कि उसने एक पुरानी विक्टिम से मुलाकात की है जो कह रही है कि इस एरिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सालों से होती आई हैं। फिर वो राजीव से पूछती है कि क्या वो पुराने केस फाइल्स और डेटा इकट्ठा करवा सकता है ताकि कोई पैटर्न समझ में आए। तो राजीव कहता है कि वो वहाँ के एक लोकल पुलिस वाले से बात करेगा, इसलिए अगले दिन संध्या वहीं जाकर उससे मिल ले। अब सुबह होते ही संध्या और अमर उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां 20 साल पहले तक के ऐसे ही केसेस की फाइल्स मंगवाते हैं। साथ ही वो पुराने न्यूज आर्टिकल्स को भी इकट्ठा करते हैं ताकि सबको जोड़कर देखा जा सके। इसी बीच ये दोनों इन सब फाइल्स में पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस एरिया में किस समय किस तरह की वारदात हुई और उनमें क्या क्या चीजें कॉमन है। अब इसी प्रोसेस में संध्या उन पुरानी विक्टिम्स से मिलने की भी कोशिश करती है, जिसमें उसे कुछ औरतें तो मिल जाती हैं तो कुछ नहीं मिलती। असल में कई औरतें तो 20 साल पुरानी उस तकलीफ को दिमाग से निकालकर आगे बढ़ने की कोशिश भी कर चुकी होती है, इसलिए अब वो बात करना ही नहीं चाहती। अब यही रिसर्च करते करते संध्या को रानी और लच्छी के बारे में भी पता चलता है, इसलिए उनके एड्रेस पर जाने पर उसे पता चलता है कि रानी अब यहाँ नहीं रहती बल्कि वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। फिर आगे बढ़ते हुए संध्या एक और औरत ललिता से मिलती है, लेकिन ललिता शुरू में उससे बात करने से मना कर देती है। पर बाद में जब ललिता का मामा संध्या के बारे में जानता है तो वो खुद संध्या के पास आकर उसे 20 साल पुरानी सच्चाई बताता है कि ललिता के साथ भी वैसा ही हादसा हुआ था। वो बताता है कि एक अनजान नकाबपोश आदमी ने ललिता पर भी हमला किया था और उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस रात दिवाली होने की वजह से आसपास पटाखों की आवाज और लोगों की हलचल के चलते वो हत्यारा अपना प्लान पूरा नहीं कर पाया और ललिता की जान बच गई। अब संध्या वापस होटल आकर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन रात को उसे नाइटमेयर्स सताने लगते हैं। अब बचपन का एक दर्दनाक किस्सा उसके दिमाग में लौट आता है जब वो छोटी थी और उसके पापा उसे थिएटर में फिल्म दिखाने ले गए थे। उस वक्त फर्स्ट शो होने की वजह से हॉल के बाहर और अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी और तभी भीड़ भाड़ में कई लोगों ने उसे गलत तरीके से छुआ। फिर घर लौटकर संध्या रोते हुए पापा को सब बताती है कि हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है कि लड़कियों के साथ ये चीजें कॉमन हैं और फिर इतनी भीड़ वाले जगह पर तुम गई ही क्यों। अब इधर प्रेजेंट में वही हत्यारा संध्या के होटल तक पहुंच जाता है और रात में उसकी खिड़की पर पत्थर फेंककर उसे डराने लगता है। ये देखकर संध्या समझ जाती है कि हत्यारा उसे लगातार फॉलो कर रहा है और अब सीधे उसे टारगेट कर रहा है। इसके बाद वो अपने पॉडकास्ट में अब तक इकट्ठा किए गए सारे केस पैटर्न और कहानियां डिटेल में शेयर करती है और खुलकर कहती है कि बॉबी उसकी पहली विक्टिम नहीं थी, बल्कि पिछले 20 सालों में उसने कई और औरतों पर हमला किया है और हर क्राइम सीन पर वो एक जैसा सिग्नेचर छोड़ता है, कुछ फूल और घुंघरू, जो कि बॉबी के केस में भी दोहराया गया था। अब अपने पॉडकास्ट के जरिए संध्या लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसका ये एपिसोड वायरल हो जाता है,
लोग ये बातें शेयर करने लगते हैं कि जहां पुलिस इतने सालों से जुड़े हुए केसेस पकड़ नहीं पाई, वहां एक आम रिपोर्टर अपने रिसर्च से सच के इतने करीब पहुंच गई। इसी दौरान पुलिस भी वॉचमैन को छोड़ देती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इसके बाद मीडिया वाले डीआईजी के पास पहुंचकर तीखे सवाल पूछते हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो एक रिपोर्टर कर रही है, आखिर क्यों? तो डीआईजी बचाव में कहता है, किसी ने कुछ कह दिया और आप मान भी गए। अगर इतने सारे विक्टिम्स हैं तो वो कहाँ हैं? ये सिर्फ कहानियां हैं 30 सेकंड की रीच पाने के लिए। वो ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि बॉबी का केस अलग है और 20 साल पुराने केसेस अलग है। दोनों को जोड़ना ओवर रिएक्शन है। हालांकि अब संध्या लोगों के सामने सच लाने के लिए उसी न्यूज चैनल के अपने पुराने बॉस से बात करके एक बड़ा प्रेस मीट अरेंज करवाती है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मीडिया के सामने साफ साफ कहती है कि पिछले हफ्ते जिस तरह उसने कई पुराने केस स्टडी किए हैं, उसे पूरा यकीन है कि बॉबी का मर्डर और 20 साल पहले की हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद वो उन पुराने विक्टिम्स को भी बुलाती है ताकि वो अपनी कहानी खुद बता सके। लेकिन ऐन वक्त पर लगभग सभी विक्टिम्स मीडिया के सामने आने से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जिससे संध्या अकेली पड़ जाती है। अब ये देखकर रिपोर्टर्स उसी पर टूट पड़ते हैं कि तुमने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। इसी बीच अचानक संध्या के पास रानी और लच्छी आ जाती हैं, जिसे देखकर वो खुद भी शॉक हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उस रात लच्छी मरी नहीं थी, बस बेहोश हो गई थी। असल में रानी और लच्छी दोनों ने संध्या का पॉडकास्ट सुना था और सब जानकर वहीं से उसे ढूंढते ढूंढते प्रेस मीट तक पहुंची थी। और अब वो कैमरों के सामने 20 साल पुरानी अपनी कहानी बताने लगती हैं। वो बताती हैं कि उस वक्त वो गांव में डांस करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन गांव में ऐसे डांसर्स की कोई इज्जत नहीं थी। फिर एक दिन प्रोग्राम के बाद चीना बाबू नाम का आदमी दोनों के साथ बदतमीजी करने लगा। तभी गांव का एमआरओ यानी सरकारी ऑफिसर वहां आकर उस समय तो उन्हें बचा लेता है, लेकिन बाद में वही एमआरओ दूध का धुला नहीं निकलता, क्योंकि वो खुद रानी को अपने साथ गेस्ट हाउस ले जाने लगता है। उधर लच्छी अकेली अपने घर पहुंचकर कपड़े बदल रही होती है और तभी एक अनजान नकाबपोश आदमी घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन फिर वो उसे मरा हुआ समझकर उसके पास फूल और घुंघरू रखकर चला जाता है, जैसे ये किसी रिवाज का हिस्सा हो, जबकि असल में लच्छी सिर्फ बेहोश हुई थी। रानी सही समय पर वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। फिर रानी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है कि किसी अनजान आदमी ने लच्छी के साथ अत्याचार किया है, लेकिन उस वक्त के पुलिस वाले उनकी शिकायत लेने से साफ मना कर देते हैं। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि मैं चीना बाबू से थोड़े पैसे मंगवाता हूँ, तुम दोनों गाँव छोड़कर चली जाओ। यानी न्याय की जगह उन्हें चुपचाप भाग जाने की सलाह दी जाती है। अब प्रेस मीट में मौजूद मीडिया वाले रानी और लच्छी से पूछते हैं कि उस समय कौन इंस्पेक्टर था जिसने उनकी कंप्लेंट नहीं ली। तो वो दोनों बताती हैं कि आज जो डीआईजी राजमणि हैं, वही 20 साल पहले उस गांव में इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात था। अब राजमणि का नाम सुनकर पूरे मीडिया हाउस में सन्नाटा छा जाता है और वही रिपोर्टर्स जो अभी तक संध्या पर इल्जाम लगा रहे थे, वो अब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ फिर भी संध्या पर आरोप लगाते हैं कि उसने जानबूझकर राजमणि को घसीटा है। इसी समय राजीव संध्या को कॉल करके उसे एक नए क्राइम सीन की लोकेशन पर आने को कहता है। वहां पहुंचकर संध्या देखती है कि हत्यारे ने एक और कपल को मार दिया है। असल में ये दोनों पिछली रात यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए थे और उनके साथ भी वही पैटर्न दोहराया गया था। अब उसी क्राइम सीन पर आनंदिता नाम की एक सीनियर ऑफिसर आती है, जिसे इस सीरियल केस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनाया गया था। इस आनंदिता को पहले से पता था कि संध्या ने अपने तरीके से रिसर्च करके कई केस और सबूत इकट्ठा किए हैं, इसलिए वो राजीव से कहकर संध्या के इकट्ठा किए गए सारे मटेरियल, नोट्स, फाइल्स और ऑडियो को पुलिस स्टेशन मंगवा लेती है ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उनका एनालिसिस हो सके। लेकिन ये सुनकर संध्या नाराज हो जाती है और सीधे थाने पहुंचकर राजीव से सवाल करती है कि मेरी परमिशन के बिना तुम मेरा मटेरियल कैसे ले जा सकते हो। तो राजीव उसे आनंदिता से मिलवाता है, जिसके बाद संध्या आनंदिता को पूरे केस का रफ ओवरव्यू देती है, जिस पर आनंदिता इम्प्रेस होकर कहती है, तुमने बहुत ही डिटेल में रिसर्च किया है, अगर चाहो तो हमारी टीम के साथ ऑफिशियली काम कर सकती हो। तो संध्या मान जाती है और इस तरह से वो आनंदिता की इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बन जाती है। उधर वही डीआईजी राजमणि आनंदिता से मिलने आता है, जिसे मीडिया में नाम घसीटे जाने की वजह से डिपार्टमेंट से फिलहाल लीव पर भेज दिया था। अब आनंदिता राजमणि को बैठाकर सीधे सवाल पूछती है कि लच्छी वाले केस में आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो राजमणि अपने बचाव में कहता है कि उस समय इलेक्शन का दबाव था, ऊपर से बड़े राजनेताओं की गाइडलाइंस, और वो लोग वैसे भी बहुत बिजी थे,
इसलिए केस को गंभीरता से नहीं लिया जा सका। फिर बाद में राजमणि बाहर आकर संध्या से मिलकर अपना पक्ष बताने की कोशिश करता है। वहीं अब संध्या को पता चलता है कि अमर का फादर और राजमणि पुराने दोस्त हैं। इसके बाद संध्या, आनंदिता और राजीव बैठकर केस की गहराई में जाते हैं। अब वो एक अहम पॉइंट उठाते हैं कि 20 साल पहले वाले केस में और हाल के कुछ केसेस में हत्यारे ने निरोध का इस्तेमाल किया था। अब हालांकि आज के समय में तो ये चीज कॉमन लगती है, लेकिन 20 साल पहले गांव के आम लोगों को शायद ही इस बारे में जानकारी थी। यानी इतना अवेयर और सावधान इंसान या तो पढ़ा लिखा होगा या किसी मेडिकल या पुलिस बैकग्राउंड से जुड़ा होगा। संध्या सुझाव देती है कि अगर हम उस दौर के कुछ खास प्रोफेशनल्स जैसे पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट निकालें और उनके बैकग्राउंड चेक करें तो शायद कोई पैटर्न या संदिग्ध नाम सामने आए। फिर आनंदिता कहती है कि अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो हजारों नाम निकल आएंगे, आखिर किस किस को जाकर क्रॉस चेक करेंगे। इस तरह वो ये आइडिया फिलहाल ड्रॉप कर देती है। उधर रिसेंट मर्डर वाले क्राइम से फॉरेंसिक टीम को एक बाल मिलता है जो शायद हत्यारे का हो सकता था। इसलिए ये सुनकर संध्या राजीव से कहती है कि अगर हम चीना बाबू का डीएनए लेकर इस बाल से मैच करवा सकें तो एक स्ट्रॉन्ग क्लू मिल सकता है। ये सुनकर राजीव शॉक हो जाता है। अरे वो चीना बाबू तो अब बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास जाने के लिए ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और तुम उसका डीएनए मांगना चाहती हो, ये आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी संध्या हार नहीं मानती और राजीव को लेकर चीना बाबू से मिलने पहुंचती है। फिर वो उससे उसके एक पुराने केस के बारे में सवाल पूछती है, क्योंकि उसे पता लगा था कि सालों पहले उसके ऊपर जबरदस्ती करने का केस लगा था। तो अब चीना बाबू बात घुमाते हुए कहता है कि हाँ, मेरे ऊपर एक केस लगा था। असल में वो मेरी कजिन ही थी जिसके साथ मैंने मजाक किया था, लेकिन अब वही मेरी बीवी है। यानी इस तरह से वो संध्या को कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन संध्या वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर चीना बाबू का ब्रश उठा लेती है ताकि उसका डीएनए टेस्ट करवा सके। फिर अगले दिन मीडिया वाले आनंदिता के पास आकर सवाल करने लगते हैं कि आपकी टीम चीना बाबू से सवाल करने उसके घर क्यों गई? क्या आप इस केस में बड़े लोगों को भी घसीटना चाहती हैं? असल में ये बात खुद चीना बाबू ने ही मीडिया को बता दी थी, जबकि आनंदिता को पता ही नहीं होता कि संध्या और राजीव उसके घर गए थे। लेकिन फिलहाल राजीव किसी तरह से मीडिया वालों को संभालता है, पर बाद में आनंदिता संध्या और राजीव को डांटती है कि तुम दोनों मेरी परमिशन के बिना चीना बाबू के पास क्यों गए। फिर उसी समय चीना बाबू की डीएनए रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि क्राइम सीन से मिला सैंपल उससे मैच नहीं करता। तो ये देखकर आनंदिता और नाराज हो जाती है कि अगर ये बात बाहर निकली तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। उधर उसी रात अमर के माँ बाप सामान्य मुलाकात के बहाने संध्या के घर आते हैं, क्योंकि एक दिन पहले संध्या और अमर का छोटा सा झगड़ा हो गया था जो अमर ने घर पर बता दिया था। इसलिए वो लोग अमर को समझाने के बाद संध्या से भी प्यार से बात करते हैं। जहाँ अमर की माँ कहती है कि कल हम सब शॉपिंग पर जाएंगे, इसलिए तुम भी चलना। दूसरी तरफ हत्यारा पुलिस स्टेशन फोन करके आनंदिता से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। असल में उस गिफ्ट बॉक्स में बालों में लगाने वाली चीज होती है और वो बताता है कि ये चीज असल में सन 2000 में किए गए उसके कांड की याद है। वो कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के बीच में ही रहता हूँ और अंधेरे में शिकार करता हूँ। मैंने अपने टारगेट के बारे में संध्या को पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे पकड़ो, वरना एक और अंधेरी रात में एक और वारदात हो जाएगी। फिर जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो वो उसी लड़की का निकलता है जो हाल ही में मारी गई थी, और उसके इंस्टा पर एक वीडियो भी मिलता है जिसमें वो हत्यारे के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। यानी उसी के अगेंस्ट खुलकर बात करने की वजह से हत्यारे ने उसे मार दिया था। अब आनंदिता राजीव से कहती है कि इस पूरे काम की शुरुआत तो संध्या ने की थी, इसीलिए अब संध्या की जान को भी खतरा है, उसे तुरंत अलर्ट करो। उधर संध्या और अमर दोनों फैमिलीज के साथ कपड़ों की शॉपिंग के लिए मॉल में होते हैं। वहीं राजीव फोन करके संध्या को अलर्ट करता है कि लगता है हत्यारे का अगला टारगेट वही है। तो ये सुनते ही संध्या सबको साथ लेकर मॉल से बाहर निकलने लगती है। अब उसी मॉल में उन्हें डीआईजी राजमणि भी दिख जाता है जो अमर के पिता से बात करता है। साथ ही राजमणि को वहां पर देखकर संध्या को शक होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोले बिना फैमिली को लेकर वहां से चली जाती है। फिर घर पर रात को संध्या को लगता है कि मास्क पहनकर वही आदमी आता है, अमर को पकड़ लेता है और उसकी आंखों के सामने ही उसे मार देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। फिर नींद से जागने के बाद वो फिर से माइक के सामने बैठकर रिकॉर्ड करती है कि वो एक बड़े साइको किलर से डील कर रहे हैं जिसने कई साल पहले भी कई लोगों को मारा था, और ऐसे साइको किलर्स किसी ट्रिगर के बाद ही दोबारा एक्टिव होते हैं। फिर रिकॉर्डिंग के बाद वो घर के बाहर टहलने निकलती है, तभी हत्यारा उनके सामने आग से भरी बोतल फेंकता है। अब संध्या दूर से ही उसे देख लेती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर दोनों के बीच में तेज चेज होती है
और वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। अब वहां वो मास्क वाला आदमी संध्या पर हमला करता है, लेकिन संध्या पत्थर उठाकर उसके सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर जब वो उसका मास्क हटाती है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वाणी का बेटा बॉस है, वही लड़का जिससे संध्या पहली बार वाणी से मिलने पर मिली थी। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इतनी लड़कियों को क्यों मारा, तो वो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और असली हत्यारा वो नहीं है। असल में संध्या के पॉडकास्ट की वजह से लोगों को उसकी माँ के पुराने केस के बारे में पता चल गया था, क्योंकि 20 साल पहले उसकी माँ भी एक विक्टिम थी और अब लोग उसकी फैमिली को अजीब नजरों से देखने लगे। इसलिए संध्या को वार्न करने के लिए उसने ऐसा सब किया ताकि वो अपना पॉडकास्ट बंद कर दे। अब ये जानकर संध्या उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उसका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। खैर, इसके बाद आनंदिता संध्या के पुराने मेथड को अपनाती है, यानी 20 साल पहले के पढ़े लिखे लोगों की लिस्ट निकालना। अब इसी बीच जब पुलिस इस काम में लगी होती है तो उधर संध्या और अमर की शादी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद राजीव सारे सरकारी कर्मचारियों की डिटेल्स निकालकर संध्या को भी फॉरवर्ड करता है और कहता है कि तुम भी एक बार चेक करो। लेकिन अब संध्या इस केस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती, पर उसी समय अमर के पिता अमर को फोन करके एक शॉकिंग बात बताते हैं। फिर जब संध्या और अमर उनके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अमर की मां मर चुकी हैं। अब बताया जाता है कि उनका पैर फिसल गया था और वो ऊपर से नीचे गिर गई थी। खैर, अब अंतिम संस्कार से पहले ही संध्या अमर से कहती है कि क्यों ना हम आंटी का पोस्टमार्टम करवा लें, लेकिन ये सुनकर अमर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपने केस में मेरी माँ को मत घसीटो। अब इसी बीच तमिलनाडु से एक इंस्पेक्टर राजीव को कॉल करके बताता है कि मैंने सुना है आप लोग एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रहे हैं। तो सर, कई साल पहले तमिलनाडु में भी ऐसा ही एक केस हुआ था और इस तरह से वो उसे उस केस से जुड़े सबूत और फाइल डिटेल्स राजीव को भेज देता है। उधर संध्या के घर पर अमर की माँ की दी हुई एक डॉल होती है और वो डॉल रशियन डॉल के जैसी होती है, यानी डॉल के अंदर डॉल, फिर उसके अंदर डॉल। खैर, अब उसे खोलते खोलते संध्या को उसके अंदर एक जोड़ी इयररिंग्स मिलती हैं और शॉकिंगली ये वही इयररिंग्स निकलते हैं जो कुछ दिन पहले उसने बॉबी को दिए थे। उधर आनंदिता और उसकी टीम को भी एक बड़ा क्लू मिलता है, जहां तमिलनाडु वाले केस की डीएनए रिपोर्ट से अमर के पिता रामू की फोटो और डीएनए सामने आ जाता है और साफ होता है कि असली कातिल वही है। अब सच्चाई जानने के बाद संध्या खाना देने के बहाने अमर के घर पर जाती है, जहां वो खाना टेबल पर रखकर वॉशरूम के बहाने से डीएनए सैंपल लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी राजीव का फोन संध्या के मोबाइल पर आता है, जिसे अमर का पिता उठा लेता है और सारी बातें सुन लेता है। अब वो समझ जाता है कि संध्या डीएनए कलेक्ट कर रही है और ये देखकर वो संध्या पर हमला करता है। फिर दोनों के बीच में हाथापाई होती है और संध्या किसी तरह से उसे घायल कर देती है। अब रामू को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। पर आखिर में संध्या उसके पास आकर एक पुरानी फोटो उसके सामने रखती है और पूछती है, यही है ना तुम्हारी पहली विक्टिम? तो अब फोटो देखते ही रामू बोलना शुरू करता है। फिर हमें पता चलता है कि फोटो में जो औरत है वो उसकी आंटी थी, जो उसके लिए उसकी माँ के जैसी थी। असल में अनाथ होने पर उसी आंटी ने उसे पाला था। वो लड़कियों को क्लासिकल डांस सिखाती थी और पाँव में घुंघरू और बालों में फूल लगाकर डांस करती थी। लेकिन जैसे जैसे रामू बड़ा हुआ तो आंटी उस पर गलत नजर डालने लगी। हालांकि वो उसे माँ की तरह मानता था, लेकिन वो उसे छूने और करीब आने की कोशिश करती रही। और फिर एक रात आंटी ने उसे रिझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे धक्का दे दिया। पर तभी उसके अंकल घर लौट आए और आंटी ने उल्टा रामू पर ही इल्जाम लगा दिया। फिर ये पता चलते ही अंकल ने रामू को बुरी तरह से पीटा और इसी गुस्से में रामू ने पहले अंकल को मारा और फिर आंटी के साथ जबरदस्ती करके उसका गला काटकर मार डाला। लेकिन आंटी के लिए भरा हुआ गुस्सा यही नहीं रुका, क्योंकि अब जो भी लड़की उसे अपनी आंटी जैसी लगती तो वो उसे अपना निशाना बनाने लगा। साथ ही उसकी आखिरी विक्टिम तमिलनाडु में थी। वहीं किसी जल्दबाजी में उसने अपना डीएनए से जुड़ा सबूत छोड़ दिया, जिससे केस जुड़ गया। और रिसेंटली रामू ने मेडिकल चेकअप कराया तो पता चला कि उसे दिमाग की बीमारी डिमेंशिया है और कुछ सालों से वो सब भूलने लगा। खैर, अब वो संध्या से कहता है कि मैं अपनी फैमिली को भूल जाऊंगा, लेकिन अपनी आंटी को कैसे भूलूं? फिर हमें पता चलता है कि जब बॉबी ने अपने घुंघरू अमर के पिता यानी रामू को दिखाए कि वो क्लासिकल डांस सीख रही है, तो वही पुराना ट्रिगर फिर से एक्टिव हो गया और उसने बॉबी और एक और लड़की को मार डाला। साथ ही अमर की माँ को उसके कुछ सबूत जैसे घुंघरू झुमके वगैरह मिले तो उसने उन्हें उसी डॉल के अंदर छुपा दिया था। लेकिन रामू को जब पता चला कि उसकी बीवी ने सब समझ लिया है तो उसने उसे भी ऊपर से धक्का देकर मार दिया। अब रामू कहता है कि वैसे भी वो सब भूल जाएगा,
लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। अब इन सब के बाद संध्या अपने पॉडकास्ट में कहती है कि अब आखिरकार अंधेरा मिटकर रोशनी आई है। फिलहाल उसके पॉडकास्ट को सुनकर कई विक्टिम्स और उनके परिवार अच्छा महसूस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।